आज हम लोग देखने वाले हैं वेब एपीआई। एक्चुअली वेब एपीआई का बहुत यूज होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। विदाउट वेब एपीआई आप कोई भी डेटा मतलब एक्सेस नहीं कर पाते हो मोबाइल फोन के अंदर या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। सो आपको एपीआई समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपीआई फुल फॉर्म इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, ये क्लियर हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अभी किस लिए यूज करते हो देखते हैं। An API over a web which can be accessed using HTTP protocol। और ये किस तरह से एक्सेस किया जाता है आपको, आप उससे बोल सकते हो कि आप HTTP प्रोटोकॉल के जरिए उसे एक्सेस कर सकते हो। और API आप किस में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो API PHP में, ASP में, JSP में। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप क्या कर सकते हो, API के कोड्स और प्रोग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये एपीआई होता क्या है और किस तरह से वर्क करता है वो समझ लो। कि ये मान लो आपका डेटाबेस है, ये पूरा आपका क्या डेटाबेस है। ये डेटाबेस डायरेक्टली फोन या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन या फिर रिएक्ट या फिर एंगुलर जीएस, इसमें आप डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर पाते, या फिर कोई भी हो आपका वेब ब्राउजर हो उसमें भी आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है इसके जो मतलब डेटा जो होते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, मतलब और किसी टाइप का डेटाबेस हो सकता है। तो वो डेटा आपको एक्सेस करने के लिए एक इंटरफेस बनाना पड़ता। तो वो इंटरफेस मतलब कि एक तरह का प्रोग्राम होता है। ओके, तो वो प्रोग्राम आप लिखते हो PHP में, JSP में या फिर जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप उसे लिखते हो। ठीक है, और वो लिखने के बाद जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो डेटा होता है जो आप रिक्वायर है आपको, उतना ही डेटा आपके एपीआई में आता है। वो एपीआई के थ्रू फिर आपके मोबाइल फोन या फिर आईफोन या फिर आपका रिएक्ट या फिर एंगुलर जीएस या फिर वेब ब्राउजर जो भी आपके रहेंगे उसमें एक्सेस कर पाते हैं आप। तो क्लियर। अब आप देखो, जैसा कि फॉर एग्जांपल अब आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कुछ डेटा चाहिए तो वो एपीआई को रिक्वेस्ट करेगा, और एपीआई जो है ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस के पास, और डेटाबेस के पास से वो रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूरीज आएगी और वहां से उसका आउटपुट आएगा। वो फिर से कहाँ आएगा, फिर एपीआई के थ्रू आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आएगा। इज इट क्लियर? ओके, और बताता हूँ एपीआई के बारे में। अब एपीआई के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जब डेटा आपका एपीआई से मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन से या फिर एपीआई के थ्रू कम्युनिकेशन होता है इनका, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एपीआई, एपीआई से फिर डेटाबेस। तो जब ये डेटाबेस आप निकालते हो, ओके, तो ये रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो ये एपीआई क्या करता है, उसको एक दूसरे फॉर्मेट में लेके आता है, बिकॉज ये आपके छोटे डिवाइस होते हैं, इतना सारा डेटा उसके अंदर नहीं बैठ सकता। तो ये जो फॉर्मेट होता है एपीआई को क्या करना पड़ता है, फिर दूसरे फॉर्मेट में आपको डेटा लेके आना पड़ता है। तो वो दूसरा फॉर्मेट जो एंड्रॉयड फोन या फिर आपका आईफोन या फिर रिएक्ट एंगुलर जीएस मतलब कुछ जगह पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर आपको नॉर्मली एक ही फाइल सिस्टम जहाँ पे डेटा आप एक्सेस कर सकते हो डेटाबेस के थ्रू, दैट वी कॉल जेसन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, नोट कर लो आप इसे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। इट इज इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट एंड इट इज इजी फॉर मशीन टू पार्स एंड जनरेट। मतलब ये बहुत ही सिंपल होता है, मतलब कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं इसे अच्छे से रीड कर पाते हैं, उसके पार्स ट्री बना सकते हैं और उसके बाद फिर डेटा उसका जनरेट कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, ये लाइट वेट है और डेटा इंटरचेंज के लिए काम आता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि डेटाबेस के अंदर आपका रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस हो सकता है। तो कैसा भी डेटा रहने दो, वो आपके फोन में आएगा इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन ओनली। किस फॉर्मेट में आएगा? जेसन ओनली, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में ही आएगा। तो ये जो डेटा होता है ये ह्यूमन को समझ में आता है और मशीन के भी समझ में आता है। ओके, तो अब ये जो डेटा होता है ये इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया, यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट नेम है उसका, जैसा कि फॉर एग्जांपल नेम इज जॉन एंड एज इज 30, द कार नेम इज नट। ओके, तो ये मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट दिया जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, उसका ये एम्प्लॉय है, ओके, उसका नाम है जॉन, उसकी एज 30 है और उसके पास कार की डिटेल मेरे पास नहीं है, तो नल दे दिया उसने। समझ में आ गया? ओके, मतलब एक कैंडिडेट का डेटा आपको अगर लेके आना है तो वो जेसन इस फॉर्मेट में आता है, जैसा कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर फिर उसके जो भी एट्रीब्यूट हो गए, जैसा कि नेम अगर पूछ रहे हो तो डबल कोड कोलन और उसका नाम जॉन, फिर कॉमा एज कोलन 30। ओके, जो भी आंसर आएगा, कार कोलन नल।
तो और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अभी जेसन के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट की मतलब एरे की बात करें तो जेसन के एरे कैसे होंगे, जैसे अपना एरे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में तो वो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है आपका कर्ली ब्रैकेट में होता है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नेम जॉन, एज 30, कार्नल, देन अगेन दूसरा एक मेरा एम्प्लॉइज है विराट, एज 33, कार्नल, इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं बन। तीसरा है देखो नेम राम, एज 30, कार्नल, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का एरे हो गया जेसन का। ओके, ये क्लियर हो गया सबको।